स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। अगर आप 1 ईयर की आईटीआई कर रहे हैं या फिर 2 ईयर की आईटीआई कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सेम क्लासेस दोनों लोगों के लिए होने वाली है। इसके पहले 1 to 14 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं और जो आज का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल के जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था, क्लास नंबर 13 से स्टार्ट किया था। 13, 14 ये 15 है और अपकमिंग जो है 2 क्लासेस और होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने है, लीव लेटर रिटन टू इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक और इसको कहते हैं अनौपचारिक। हिंदी में जो भी लिख लीजिए थोड़ा बहुत, अनौपचारिक, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं। फॉर्मल क्या हो सकता है? फॉर्मल ड्रेस हो सकता है। फॉर्मल क्या हो सकता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। फॉर्मल क्या हो सकता है? फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, फॉर्मल ईमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी इनफॉर्मल ड्रेस हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। देखिए सिंपल सा एक ध्यान देने वाली चीज है, जो आधिकारिक बातचीत होती है, जो ऑफिशियल बातें हो, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल कपड़े, जैसे ऑफिस वाले कपड़े और घर के कपड़े में डिफरेंस होता है कि नहीं। तो जो घर पर पहन रहे हैं हम लोग, शादी पार्टी में पहन रहे हैं, वो इनफॉर्मल हो गया ड्रेस, और जो ऑफिस में जा रहे हैं पहन रहे हैं वो क्या हो गया? फॉर्मल ड्रेस हो गया। इसी तरह से जो बातचीत करने का तरीका घरेलू हमारा है वो इनफॉर्मल हो गया, और जो ऑफिस में है, कॉलेज में है, बैंक में है, वो क्या हो गया? फॉर्मल हो गया। तो इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन का भी है, दोस्तों के बीच इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ये कह सकते हैं भाई ये इससे मिलो यार, ये मेरे दोस्त का ऐसे ऐसे है, तो ये क्या है? अनौपचारिक हो गया इंट्रोडक्शन। लेकिन वहीं अगर आपका इंट्रोडक्शन एक इंटरव्यू के दौरान हो रहा है तो वो क्या हो गया? फॉर्मल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक लेटर की बात हो रही है कि आप एक छुट्टी के लिए लेटर लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को या फिर अपने अनुदेशक, जो टीचर आपके पढ़ाते हैं उनको आप लेटर लिख रहे हो, तो लेटर किस प्रकार का होगा? देखिए अगर आप लव लेटर लिख रहे होते तो मैं तो उसको कह देता कि वो इनफॉर्मल है, क्योंकि उसमें बाबू सोना बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल या निदेशक से छुट्टी के लिए, जस्ट आपके दिमाग पे स्ट्राइक करे इसलिए मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूँ, तो अगर आप प्रिंसिपल या अपने अनुदेशक को लिखेंगे तो वहां पे सिंपल से ही लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल लिखेंगे अगर इंग्लिश में लिखते हैं, रिस्पेक्टिव सर लिखेंगे, या फिर आप महोदय लिखेंगे हिंदी में लिखते हैं, तो वहां पे जो शब्दों का चयन हो रहा है उन लेटर्स में वो क्या है? फॉर्मल शब्द है। तो ये जो लेटर भी होगा कौन सा कहलाएगा? फॉर्मल कहलाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि लीव लेटर रिटर्न टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल इज इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल लेटर नहीं होता है, कौन सा होता है? फॉर्मल होता है। इसलिए जो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? फॉल्स। क्योंकि शिक्षक या प्रिंसिपल को लिखे जाने वाला पत्र जो है अनौपचारिक नहीं होता है, वो औपचारिक होता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि अनौपचारिक होता है। तो अगर यहाँ पर औपचारिक रहता है तो हम ट्रू करते हो, तो अनौपचारिक कह रहा है ना, तो ऐसे में जो आंसर है क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, हाउ शुड वन ग्रीट पीपल? हाउ शुड वन ग्रीट पीपल? लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है, आपके क्लास में आ रहा है, आपके ऑफिस में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो उसका अभिवादन, उसका स्वागत हमें कैसे करना चाहिए, यही पर बात हो रही है। कह रहा है कि सड़ा सा मुंह बना लीजिए, मतलब उदास चेहरा, मरे हुए ऐसे आ गए, आइए ऐसे, ठीक है। या फिर एक शानदार एनर्जेटिक स्माइल के साथ, आइए सर स्वागत है आपका, और भाई कब आए, किसी भी प्रकार मतलब वेलकम करिए फुल एनर्जी के साथ। ऐसा ना लगे सामने वाले का कि यार आ गए तो बस वो परेशान है। तो आपको क्या करना है? एक प्लीजेंट, शानदार, खुशी वाली स्माइल के साथ स्वागत करना है, किसी भी व्यक्ति का अभिवादन आपको करना है, ठीक है। आंसर बी। और ये आपने देखा होगा, मूवीज में देख रहे होंगे, वैसे भी आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे होंगे, होटल में रिसेप्शन पर चले जाइए, और उसके अलावा फ्लाइट में चले जाइए, जो फ्लाइट अटेंडेंट हैं उनका व्यवहार देखिए। ये सब लोग क्या है, वो लोग ट्रेंड होते हैं आपके स्माइल फेस के साथ शानदार अभिवादन करने के लिए, क्योंकि तभी तो आप पैसे खर्च करोगे है ना, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स। पर्सनल हाइजीन मतलब हम अपनी व्यक्तिगत
साफ सफाई की बात की जाए तो उसको हाइजीन कहते हैं। जैसे नहाना धोना, बाल में शैम्पू करना, शेविंग करना, सब कुछ हाइजीन के अंतर्गत ही आता है। हाथ धोना, हैंड वॉश वगैरह, ये सब हाइजीन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे फिलहाल कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हाइजीन में शामिल है। इसमें से क्या क्या व्यक्तिगत हाइजीन में शामिल है? चमकदार दांत, सुबह उठना, दांत को चमकाना, क्लीन हेयर, बाल साफ करना, नाखून भी साफ करना, काटना और उसको साफ सुथरा रखना। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आएगा। दूसरा देख लेते हैं, कह रहे हैं कि दाग लग मतलब दांत पे गंदगी लगी हो, गंदे लेकिन साफ सुथरा आपका बाल हो, नाखून हो, लेकिन दांत कैसे हो? गंदे हो, तब तो ये बात नहीं चलेगी ना भाई। दांत नहीं, दांत भी तो साफ होने चाहिए, दांत दूसरे का थोड़ा ही है। उसके बाद है स्टैंड टीथ, डर्टी, गंदे बाल आपके और नहीं। उसके बाद स्टैंड टीथ, डर्टी हेयर, नेल कह रहे हैं सब गंदा हो, ये सब नहीं। क्या होना चाहिए? पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत क्या आता है? हम अपने दांत साफ रख रहे हैं, अपने बाल साफ रखे हैं, अपने नाखून चमकदार साफ सुथरे रखे हैं, तो ये सब पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आंसर आपका ये हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई जरूरी है खुद की भी, और जब खुद की साफ सफाई है वही पर्सनल हाइजीन कहलाता है। प्लेइंग विद फोन और अदर ऑब्जेक्ट वाइल लिसनिंग टू समवन। देखिए, अब कोई आपको पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, आप पीछे बैठे हैं, अपने किसी को उन्हीं से मान लीजिए आप चैटिंग कर रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे वो गेम खेल रहे हैं कुछ पबजी वगैरह, तो क्या उसको क्या कहेंगे? वही पे यही सवाल है आपका कि कुछ और किसी अन्य चीज से आप खेल रहे हैं। कब? लिसनिंग टू समवन, कोई बात कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई क्लास ले रहा है, उसकी बात को सुनने के अलावा आप अपने किसी अन्य एक्टिविटी में व्यस्त हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको अच्छा गुड बिहेवियर कहेंगे या बैड बिहेवियर कहेंगे? इसको कहेंगे हम बैड बिहेवियर। ये अच्छा बर्ताव नहीं है। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नोडिंग द हेड इज एन इंपॉर्टेंट विजुअल साइन सो दैट यू आर लिसनिंग। देखिए, आपको याद होगा, जनरली हम लोग क्लास में, छोटी क्लास में होते थे, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो पीछे से जब भी कहते थे, जैसे कई बार बोलते हैं 2+2 इज इक्वल टू क्या पता नहीं, 2+2 इज इक्वल टू 4, और लगता था कि जैसे वो ऐसे टीचर देखता था, लगता था कि आपको ही देख रहा है, तो आप क्या करते थे? जी जी सर, जी सर, या फिर उसको समझा रहे होते थे कि जो लिसनिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, दो टाइप का होता है कि नहीं, तो आप इधर धीरे धीरे जी सर करते रहते थे। और कई बार होता था, पूछते टीचर समझ में आया, तो मुंडी सबकी हिलती थी, हाँ। उसके बाद एक को खड़ा कर दिया तो पूछ दिया क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। अब वो बेचारी हालत खराब, क्योंकि वो तो बस सब मुंडी हिला रहे थे, वो भी हिला रहा था। तो एक्चुअली ये पूछ रहा है कि अगर आप सिर हिला रहे हैं तो क्या ये पॉजिटिव, ये दिखा रहा है, ये बात इस बात को दिखाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? तो ये सही बात है। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति की बात को आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तभी आप ये ऐसे आप मुंडी हिलाते हैं, तो एक तरह का सिंबल है कि हाँ, आप सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का वो सिंबल है जो ये दर्शाता है कि आप सामने वाली बात को सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, अनअवेयरनेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच लीड टू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। हमारे लिए बुरा अनुभव, जैसे हमें ये नहीं पता है, खास करके बच्चों के साथ ऐसा होता है, हो सकता हो आप में से भी किसी के साथ बचपन में ऐसा हुआ। टच मतलब कोई हमें छू रहा है, ठीक है, तो वो जो छूना होता है, कोई फिजिकली हमें टच करता है, तो दो है, एक गुड होता है और एक बैड होता है। गुड टच कौन से होते हैं? अगर हमारा बड़ा भाई हमारी पीठ थपथपा रहा हो, हमारे माता पिता हमारी पीठ थपथपा रहे हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, तो वो गुड टच होता है। वो हमारे अंदर मोटिवेशन, एक एनर्जी के रूप में लाता है। कोई आशीर्वाद देता है तो सिर पर हाथ ऐसे रखता है, तो ये सब क्या होता है? ये गुड टच होता है। बैड टच क्या होता है? कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे बिना किसी मर्जी के हमें किसी ऐसी जगह पे, कहीं पे भी हमें छू रहा है जिससे हमें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो वो सब बट मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या, ठीक है, बैड टच कहते हैं उसको, बुरा टच कहते हैं। ठीक है, तो गुड एंड बैड टच। तो यहां पर कह रहा है कि अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर की अनजानता से अप्रिय अनुभव होता है। अगर हमें ये ना पता हो कि ये जो टच है अच्छा है कि बुरा है, तो हमें क्या होगा? हमें गलत एक्सपीरियंस यानी अनुभव होगा, या हमें जो महसूस होगा बुरा महसूस होगा। ठीक है, तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है। हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। आज तो मैं देखो बैड को कितनी बार वर्ड बोल दिया। ठीक है, तो बैड टच क्या है अगर हमें पता नहीं होगा, तो हो सकता है हमारा भाई ही मुझे टच करे,
तो भी मुझे मतलब अजीब सा लग जाए या बुरा लग जाए, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और आजकल आप देखोगे वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं, बहुत से स्कूल में, प्ले स्कूल में ही बच्चों को सिखाया जाता है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है ना। क्योंकि स्कूल खास करके छोटे बच्चे जब होते हैं, एक एज में जब वो कम समझदार होते हैं, तभी ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं, उनके आसपास के लोग या रास्ते में मिलते जुलते ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि उनकी कहीं कि उनका जो टच होता है वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर ट्रू है कि हमें पता होना चाहिए गुड एंड बट बैड चलो मैं बैड बोलूंगा, बैड टच के बीच। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच। अब मैं बैड टच को छोड़ू कैसे, फिर आ गया। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जिसको आप बैड टच बोलेंगे, यानी बुरा टच बोलेंगे, है ना। देखिए, पैट फ्रॉम द टीचर, शिक्षक आपके पीठ को थपथपा रहा है, वेल डन, वेरी गुड, वो इसको हम गुड बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको गुड टच बोला जाए। पेरेंट बाथिंग यू एज ए स्मॉल चाइल्ड, आप छोटे बच्चे हैं, उस समय आपको आपके माता पिता आपको नहला रहे हैं, तो उस समय भी सिंपल सी बात है आपको छू रहे हैं, तो ये भी आपका गुड टच रहेगा। जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से बैड कौन सा है। ब्रदर पुलिंग योर चिक, आपका बड़ा भाई आपका गल पकड़ के खींच रहा है उल्ली, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी गुड टच कहलाएगा। जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें बैड कौन सा। देखिए, स्ट्रेंजर टचिंग यू व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले हैं, कहीं गाड़ी में साइड में सीट पर बैठे हैं, किसी पार्क में बैठे, वहां पर कोई अनजान व्यक्ति आता है, वो आपको हाथ लगा रहा है, ठीक है, आपकी मर्जी के बिना, या उस समय आप क्या बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, शायद इन चीजों का विरोध नहीं कर पाते हैं, तो उसको बैड टच बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बैड टच, ठीक है। ऐसा इंसिडेंट जनरली होता है, खास करके जब बच्चे अनअवेयर रहते। When someone do you not know touches you is good too, it is good too। देखिए, जब कोई आपको टच करता है, you don't know, when someone you don't know, जब आप किसी को नहीं जानते हैं और वो आपको टच करता है, ठीक है। जब कोई आपको अनजान व्यक्ति आपको छूता है, तो यह आपके लिए कैसा है, आपको क्या करना चाहिए। सिंपल से यहां से ऑप्शंस दिया हुआ है, साउट नो लाउडली, आपको चिल्लाना चाहिए, नहीं ऐसा मत करो, नो, ठीक है, विरोध करना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा, गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन, उस आदमी और उस जगह से आपको तुरंत हट जाना चाहिए, ये भी सही बात है। टेल एल्डर और समवन ट्रस्टेड, अपने माता पिता या आप जिससे आप घनिष्ठ हैं, या कोई आपका मित्र है, या आपसे कोई बड़ा है, उससे जाकर इस बारे में आप बताइए, उस व्यक्ति के बारे में और उस इंसिडेंट के बारे में, ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों चीजें सही है। कोई अनजान व्यक्ति आपको टच कर रहा है, तो उस समय आपको उसका विरोध करना है, ठीक है, जोर से चिल्लाना है आपको वहां पर, प्लस उस जगह और उस व्यक्ति से दूर होना है, और आप अपने जो भी आपके बड़े हैं, आप उन्हें, जिससे भी आप ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनसे इस बात को आपको बताना है, ठीक है। तो इस हिसाब से तीनों सही, इसलिए ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, I feel good, happy, loved and protected when I experience a good touch। देखिए, जब हमें हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई, बड़ी बहन, कोई भी हमें टच करता है या हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ता है, तो मुझे महसूस होता है, मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे सिक्योरिटी महसूस होती है, चलो मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरे भाई हैं, ये चीजें महसूस होती हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये सही बात है कि गलत बात है, तो ये ट्रू है, ठीक है। क्या है, ये ट्रू है, ये ट्रू कहलाएगा। जब मैं अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूं, तो मैं खुश महसूस करता हूं, मुझे प्यार महसूस होता है, मुझे सुरक्षित महसूस होता है, तो ये बात सही है। बैड टच नहीं, गुड टच का यही मतलब होता है, ठीक है। चलो, कई बार आपने देखा होगा, जब मायूस हो, आप रो रहे हो, कोई आपको गले लगा लेता है, तो क्या है, एक गुड टच है, जो आपको कहीं न कहीं अंदर से मोटिवेट करता है, आपको एक क्या कहते हैं, भरोसा जताता है कि हाँ कोई आपके साथ है, ठीक है, तो वो गुड टच कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू मोस्ट इंटरव्यू हैव द सेम क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखा होगा आपने, कोई भी एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल एक इंटरव्यू के दौरान, तो अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, वो इसलिए पूछते हैं कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन
उसको आपके बारे में सब बता देता है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप अपने बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं और उससे आप सामने वाले का समय भी बचता है और वो आपको जान पाता है। इसीलिए सबसे कॉमन सा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। आंसर देख लेते हैं क्यों पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि अपने बारे में बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है इंटरव्यू एक्सेप्ट टू नो अबाउट योर फैमिली। इंटरव्यूअर जो है, जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपके परिवार के बारे में जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरव्यूअर एक्सेप्ट एज अ शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन, ये सही बात है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो एक छोटा सा जल्दी में आपके बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्विक एंड शॉर्ट, छोटा और जल्दी आपके बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो बोलता है आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसा नहीं कोई आपसे बोल दिया टेल मी अबाउट योरसेल्फ और 15 मिनट लगा दिए, आप अपने नाना नानी मामा से लेकर पूरा खानदान और चाचा ताऊ बगल पड़ोसी सारी जानकारी दे रहे हो उसे, तो नहीं। उसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको बतानी होती है कम समय में, और आपको जो मेन इंपॉर्टेंट आपके बारे में है वो चीजें उसमें बताना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन इंटरव्यू यू शुड। देखिए कह रहा है जब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति पर्टिकुलर आपके ट्रेड, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, फिटर है आपका सब्जेक्ट है, तो आपके पर्टिकुलर फिटर के बारे में आपकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करना चाहता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। देखिए आंसर प्रिसाइजली एंड कंप्लीटली, इसको अभी छोड़ दे। अवॉइड द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन के जवाब ही मत दो, ये गलत बात है। जल्दी से उत्तर दे दो, नहीं। शॉर्ट में और जल्दी से उत्तर दे दो, नहीं। गिव डिस्क्रिप्टिव आंसर, कि उसे लंबा डिफाइन किया हुआ आंसर दे, लंबा सा पूरा लेख बताने लगे, नहीं। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर आपके ट्रेड के बारे में आपकी नॉलेज जानना चाहता है कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं अपने ट्रेड के बारे में, तो आप उसको क्या बताएंगे, प्रिसाइजली, मतलब प्रिसाइज यानी सटीक, लपेटने वाली बात नहीं, एकदम एग्जैक्ट जानकारी और कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर किसी टॉपिक के बारे में वो पूछता है तो उस टॉपिक से जुड़ी हुई सही, सटीक और कंप्लीट जानकारी आपको देना होगा जो इंटरव्यूअर आपसे टेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर आंसर ए सही हो जाएगा। और जनरली ऐसा कब होता है, ऐसा वाइवा में होता है या फिर जब टेक्निकल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी दो टाइप के होते हैं ना, एक नॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू ले लेते हैं, और एक होता है आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो सब्जेक्टिव नॉलेज के दौरान आपको ध्यान रखना होता है पर्टिकुलर आप एकदम सटीक और सही जवाब दें और पूरा जवाब दें जितना पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू इट इज गुड। देखिए लास्ट में कई बार होता है, सिंपल सी बात है, लाइफ है, स्ट्रगल है, उतार चढ़ाव है, तो जरूरी नहीं कि पहला इंटरव्यू मैं दूं और वहीं पे मेरा सिलेक्शन हो जाए। बहुत से रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं एक सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है, सेलेक्ट नहीं किया जाता, इट मींस रिजेक्ट हो गया आप, तो ऐसे में आपको क्या बोलते हुए या क्या जवाब देना चाहिए, क्या आपका एक्टिविटी होना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने या उस प्लेस पर, उसी के बारे में बात करनी। डिस्करेज द अदर कैंडिडेट। अब इंटरव्यू रूम से बाहर आइए और सभी दूसरे कैंडिडेट से बोलना शुरू कर दे, अरे यार बेकार है, यहाँ कोई होना जाना नहीं, कोई सेलेक्ट नहीं होगा, आप ऐसे बोलना शुरू कर दो। उसके बाद लीव द प्लेस, तुरंत वहां से निकलो, बाहर चले जाओ गुस्से में या जैसे भी कि अरे छोड़ो भागो, निकलो वहां से। उसके बाद आस्क द रीजन फॉर नॉट बीइंग सिलेक्टेड। अब इंटरव्यू से पूछने लगो कि क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं तुम सेलेक्ट किए। ठीक है, नहीं, ये सब ना करते हुए आपको थैंक यू बोलना है अपने एम्प्लॉयर को इस अपॉर्चुनिटी के लिए। उनसे आपको बोलना है, भले ही उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया है, बट आपको अपनी अच्छी इंप्रेशन बनाने के लिए आपको बोलना है, सर इस मौके को आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपको उनको थैंक यू बोलते हुए जाना है, भले ही वो आपसे वो बोलते हैं कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, कि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना वगैरह वगैरह, तो आप थैंक यू बोलते हुए प्यार से वहां से निकलिए। ठीक है, ये बेहतर तरीका है। तब जब आप नहीं सेलेक्ट होते हैं उस केस में आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन यू स्पीक टू अ पर्सन यू नीड टू। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, स्टेयर एट द पर्सन, पर्सन को घूमिए, मतलब घूमिए नहीं, घूरिए, जिससे आप बात करें आपको घूरिए नहीं। लुक एट द पर्सन इन फ्रेंडली मैनर। ठीक है, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं ना उससे दोस्ताना व्यवहार रखें, मतलब प्यार से बात करिए, ऐसा लगे जैसे वो आपका दोस्त है। ठीक है, आपको फ्रेंडली मतलब अच्छा व्यवहार रखना है उसके साथ, प्यार से बात करना है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है लुक अवे फ्रॉम पर्सन, मतलब वो आदमी यहाँ आपसे बात कर रहा, आप उधर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दो, या फिर लुक एट द फ्लोर, या फिर जमीन पर देखना शुरू कर दो, नहीं ये सब नहीं करना, फ्रेंडली बात करना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाता है।
नेक्स्ट, when you are participating in the group discussion, जब आप ग्रुप डिस्कशन में भाग ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन मैंने आप बताया था जनरली पहले वैकेंसीज वगैरह भी होती तो लास्ट उसमें एक स्टेज हुआ करता है ग्रुप डिस्कशन, उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 10-5 का ग्रुप बना के कोई टॉपिक दे दिया जाता था, बोला जाता था कि इस पर आप लोग पर्टिकुलर डिस्कस कीजिए, अपने अपने व्यूज दीजिए, और एक बंदा वहां साइड में बैठ के देख रहा होता है, जज कर रहा होता है कि कौन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पहले GDB हुआ करता है जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है, जब आप ग्रुप डिस्कशन में समूह चर्चा में भाग ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लिसन अदर्स केयरफुली, अदर केयरलेसफुली, मतलब जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है उस समय तो उसको ध्यान से मत सुनिए, ये तो गलत बात है ना, मतलब लापरवाही सुनिए। स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, ठीक है, समझदारी के साथ स्पष्ट रूप से बोलिए। When a person disagree with our opinion, we should, जब कोई व्यक्ति हमारी किसी बात से असहमत है, कई बार होता है जब मैं कोई चीज बता रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग उस चीज को मान ही ले, कुछ लोग असहमत भी होंगे, तो जो लोग असहमत है उसमें मेरी जिम्मेदारी कि मैं उनकी राय भी जानूं कि वो क्यों असहमत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, जोरदार बहस करें, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहस नहीं करूंगा। अगर मेरी बात से कोई सहमत है, जैसे मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे तैयारी करिए, ऐसे पढ़ाई करिए, तो कुछ स्टूडेंट्स को सही लगता है वो उसको फॉलो करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनको सही नहीं लगता, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं उनसे बहस करूं, है ना। नेक्स्ट है फाइट विथ अदर पीपल, नहीं मैं उनसे लड़ाई क्यों करूंगा। कीप क्वाइट, शांत भी नहीं बैठूंगा, मैं क्या उसकी बात को ध्यान से सुनूंगा और उसकी आइडियाज और उसके नजरियों को देखने और समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आज की क्लास में यहीं तक, इसके आगे की जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और उसके बाद बस इतना ही। थैंक यू।